So, along with the numericals, there are some theoretical portion in our book which is too basic that we have been studying in our entire commerce field. It's too basic. It starts from the income statement, balance sheet, and most importantly, the accounting. So, let's begin with the accounting term, which is called the language of the business. Um, Simply, it includes the records of the incomes and expenditures, the records of the budgets and the utilizations and the other things. जैसे कि हम जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस एंड देन बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हमने अपनी इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स का कंपैरिजन करना होता है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम बजट्स और यूटिलाइजेशंस को देखते हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि हमने जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं उसके थ्रू हम अपने आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटीज़ को कम्युनिकेट करने का एक सबसे ईजिएस्ट मेथड है। ठीक है, उसके बाद कुछ पर्पज़ है अकाउंटिंग का, आपको पता है कि वो क्या है। अपने बिजनेस डाटा को, डिटेल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपना डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके अलावा है इंफॉर्मेशन जो है मनी की टर्म्स में अपने पास मैयर करने के लिए, हमें पता चल सके डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। अपनी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमने आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड द बिजनेस लोगों को देनी है, आपके इन्वेस्टर्स, आपके कस्टमर्स, आपकी पब्लिक्स, उन सब को उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में और इंटरप्रेट करने के बाद हम रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद हैं कि देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वन इज़ आल्सो कॉल्ड द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो बेसिक फोर है उसमें सबसे पहले आती है आपके पास इनकम स्टेटमेंट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहती हैं, जिसमें हमने अपने ऑपरेशनल एनालिसिस करना होता है, अपने ऑपरेशंस को देखना होता है। हम डिटेल में काफ़ी इनकम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। उसके बाद है बैलेंस शीट, इसको भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है कि फाइनेंशियली हम किस पॉइंट पर खड़े हैं, हमारे जितने भी टोटल एसेट्स की इन्वेस्टमेंट है उसमें से कितना पैसा हमने अपने जो है वो ऑनर्स का यूज़ किया है और कितना हमने डेट को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, हमारी पिक्चर बताती है कि हमारी कंपनी का पैसा कहाँ से आया है। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें हम 3 तरह की एक्टिविटीज़ को एनालाइज करते हैं। हमारी स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आती हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ आती हैं, जो कि हम बेसिकली बजट बना रहे होते हैं, फोरकास्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उस फोरकास्ट करने से पहले हमने अपनी सेल्स को फोरकास्ट करना होता है। ये हमें अपने आने वाले मंथ्स और आने वाले पीरियड्स के लिए एक जो है वो ट्रैक लाइन प्रोवाइड करती है कि हम ने जो चीज़ अचीव करनी है उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, हमें वे बताती है। उसके अलावा है स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, जो कि हमें हर साल के बाद रिटेन अर्निंग्स का चेंज बताती है। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स में चेंज कैसे आता है, अगर हमने अपने ऑनर्स को कोई डिविडेंड पे किया है तो वो लेस हो जाता है, और अगर हमने प्रॉफिट जनरेट किया और हम अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अपने पास सेट असाइड कर रहे हैं तो उसमें वो इंक्रीज आएगा। तो जो भी चेंज आएगा उसे ये स्टेटमेंट बन जाती है। लास्ट पर आती है आपके पास नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एक नेसेसिटी है हर ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें कि किस तरह से ये अमाउंट्स हमने लिखी हैं, किस तरह का डाटा है, फाइनेंशियल है चाहे नॉन फाइनेंशियल डाटा है, वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम फाइनेंशियल एनालिसिस पर, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी पूरी बुक का कि फाइनेंशियल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। फाइनेंशियल एनालिसिस हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को, कंपनी की पोजीशन को मेजर करता है। हमने डिफरेंट जो है वो रेशोज़ पढ़ी हैं, आपको पता है। लेकिन बेसिकली हम फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो 3 तरह का करते हैं। एक होता है आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एक होता है आपके पास रिस्क एनालिसिस, और तीसरा हमारे पास होता है फंड्स एनालिसिस। ठीक है, वो यहाँ पर इस पोर्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की बात करते हैं, और ये हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में देखा है कि हम अपनी कंपनी की जो टोटल रेवेन्यूज़ आते हैं उसमें से देखते हैं कि टोटल रेवेन्यूज़ में से हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं और हमें प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है। ठीक है, हमारी एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म की होती हैं उनकी एफिशिएंसी और बताता है हमें कि हमने कितनी इफ़ेक्टिवली अपनी जो है वो परफॉर्म की है अपनी एक्टिविटीज़।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस बेसिकली हम अपनी कंपनी की एबिलिटी को चेक करते हैं कि वेदर हम अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकेंगे या फिर नहीं कर सकेंगे। हमारे पास जो ऑब्लिगेशंस हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती हैं शॉर्ट टर्म और दूसरी होती हैं लॉन्ग टर्म। ऑब्लिगेशंस मीन्स हमारी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ दो तरह की होती है ना, कुछ हमने शॉर्ट रन में जो है उनको मीट करना होता है, जिनको हम करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं, जैसे कि अकाउंट पेएबल्स हैं, अक्रूवल्स हैं, वो हमें शॉर्टली ज़रूर पे करने होते हैं। उनको हम कैसे एनालाइज करते हैं? शॉर्ट टर्म जो सॉल्वेंसी रेशोज़ हैं उनके थ्रू। और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ आपकी कहलाती हैं लिक्विडिटी रेशोज़, ठीक है, हमने उनको डिटेल में पढ़ा है। दूसरे हमारा होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एनालिसिस या लॉन्ग टर्म रिस्क एनालिसिस। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में हमारे पास आता है कि हम जो लोन लिया हुआ है, जो बॉन्ड्स हैं, जो डिबेंचर्स हैं, या किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, हम उसको मीट कर सकेंगे या फिर नहीं, उसका जो इंटरेस्ट है उसको पे कर सकेंगे या फिर नहीं। और इसको हम जो है वो कैसे एनालाइज करते हैं? अपनी सॉल्वेंसी या फिर डेट रेशोज़ के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैश फ्लो या फिर फंड्स एनालिसिस, कि हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से और हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास मनी अवेलेबल है उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है हम अपनी रेशोज़ में पढ़ चुके हैं, वही हमारी 5 रेशोज़ हैं जो कि हम यहाँ पर देखते हैं 3 तरह के एनालिसिस में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू, देयर नेचर एंड इंपॉर्टेंस। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी नेचर का आपको पता है कि उनको बनाया कैसे जाता है। देयर आर सम फाइनेंशियल टूल्स जिनके थ्रू हम उसको बनाते हैं। हमने गैप को फॉलो करना होता है, हमने जो है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, कि हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को कितना इजीली और कितना इफ़ेक्टिवली अपनी पब्लिक और अपने इन्वेस्टर्स के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी कंपनी फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस दे सकती है, हमारा प्राइमरी सोर्स क्या है, हमारी रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ज़रूर मेंशन करनी होती है। आपको ये भी पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट के साथ साथ हमने अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को भी इधर मेंशन करना होता है। एक चीज़ है जो कि मैं आपको बहुत दफ़ा बताती हूँ, आपकी रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट जिसे कहा जाता है, वो एनुअल रिपोर्ट हर साल बनाई जाती है जिसमें आपकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड होती हैं। वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी चुकी हूँ, बीबीए थर्ड में आपको मैंने दिखाई थी कि उस रिपोर्ट में हम अपने डायरेक्टर्स का, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का, नेचर का, हर चीज़ का प्रॉपर्ली एनालिसिस करते हैं, ताकि किसी भी आउटसाइडर को कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखते हैं, अपनी करंट फाइनेंशियल एनालिसिस को भी देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। बाकी जो इसमें टॉपिक्स हैं कि इक्विटी एनालिसिस क्या होता है, उसके अलावा ऑनर्स पर्सपेक्टिव क्या है, क्रेडिट एनालिसिस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये आपने आईकॉम में पढ़े थे कि हमने कौन से फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके अपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है, ताकि हम अपनी जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकें, अपनी एंटरप्राइजेस के दरमियान में जो कंपेरेबिलिटी है उसको देख सकें, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट वन है एंटिटी प्रिंसिपल और सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। और ये चीज़ आपको पता है कि कंपनी एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन है और जो उसके ऑनर्स हैं वो सेपरेट पर्सन्स हैं, ठीक है। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो वो कंपनी पे करेगी, वो कंपनी की लाइबिलिटी है, ठीक है। कंपनी की डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि ऑनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का पता है आपको कि जितना उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है, जस्ट वो उन्होंने अपना यूज़ किया जा सकता है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं किया जा सकता। और हमारी जो लोन्स वगैरह हैं हमने उसको कंपनी के थ्रू ही पे करना होता है, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी की सेपरेट एंटिटी है कि जो भी वो केसेस सॉल्व करेगी या किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो सारे अपने नाम पर करेगी, ठीक है। वो सेपरेट है अपने ऑनर से। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जिसको हम डुअल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हम देखते हैं, हमने पहले अपनी सारी जो जर्नल्स बनाए हैं उसमें हमने ये देखा था कि इक्वल इक्वल होता है डेबिट एंड क्रेडिट, जितना आता है उतना जाता भी है। उसके बाद है कॉस्ट प्रिंसिपल, कि हमने अपनी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें जितना भी डाटा रिकॉर्ड करना है वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर करना है, ठीक है।
उसके बाद है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये एक ऐसी अजम्पशन है जो कि ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो ये है कि हमारी कंपनी अपना जो आने वाला फ्यूचर है उसमें चलती रहेगी, मतलब देर इज़ नो चांस ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द कंपनी, कि हम अपनी कंपनी को जो है डिज़ोल्व करेंगे, हम अपनी कंपनी को कैरी ऑन रखेंगे। ये एक अजम्पशन, इसको हम गोइंग कंसर्न कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑब्जेक्टिव होकर बनाना है, मतलब जो एक्चुअल में डाटा है उसको देखकर बनाना है। किसी भी पर्सन के ऊपर या सब्जेक्टिव होकर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है स्टेबल करेंसी प्रिंसिपल। हमने ये यहाँ पर अज्यूम किया होता है कि देयर इज़ ज़ीरो इन्फ्लेशन, इसीलिए आपकी बैलेंस शीट में जो फाइनेंशियल फिक्स्ड एसेट्स पड़े होते हैं वो आने वाले 10-20 साल तक भी सेम रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारी इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन हमारी कंपनी को इफ़ेक्ट नहीं करती। उसके बाद है एडिक्वेट डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। हमने अपनी कंपनी का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है उसको मेंशन करना है, इसीलिए नोट्स द अकाउंट्स बनाए जाते हैं। आपको पता है कि हम 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा जो नोट्स द अकाउंट्स बनाते हैं वो प्रॉपर डिस्क्लोजर के लिए बनाते हैं ना, कि कोई भी इवेंट है, कोई भी जितने भी एसेट्स हमारे पास हमने एज ए कोलेटरल रखे हुए हैं, या कोई भी हमारे पास कॉन्टीजेंट कंडीशनल लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपने अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस में या फिर जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें मेंशन करनी होती है। उसके बाद है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म एक बेसिकली प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हम जो है कुछ अपने स्टेटमेंट्स जब बनाते हैं तो उसको अपने माइंड में रखते हैं। वो ये है कि हमने अपनी इन्वेंट्री जो है उसको मार्केट प्राइस पर या फिर कॉस्ट प्राइस पर मेंशन करना होता है। उसके अलावा जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम प्रॉपर्ली एंटिसिपेट करते हैं, ठीक है। अपने बेसिकली कंजर्वेटिव होने का मकसद ये होता है कि जो हम अर्न करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट है उसके चांसेस कम हैं, हमारे लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब ये कंजर्वेटिज्म है ना, कि नेगेटिव होकर सोचना। बिजनेसेस में बेसिकली यही सोचा जाता है कि प्रॉफिट से ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें लॉस हो जाए, ठीक है। तो वो जो लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं उसके लिए हम सब उसके आने से पहले ही क्या करते हैं, एंटिसिपेट करके रखते हैं। उसके लिए हम अपने से पहले से ही तैयार होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोविजंस। प्रोविजन फॉर बैड डेट रखी जाती है। हम अपने पास रिजर्व्स रखते हैं कि आने वाला टाइम हमारे लिए बुरा हो सकता है, तो बुरे टाइम से बचने के लिए हमें पहले ही क्या करनी चाहिए, सेविंग्स रखनी चाहिए, प्रोविजंस रखनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए कंपनी में डिफरेंट रिजर्व्स रखे जाते हैं, डिफरेंट प्रोविजंस रखी जाती हैं, कि हमें पता है कि प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क जो है लॉस के भी उतने ही चांसेस हैं जितने के प्रॉफिट्स के हैं। तो ये वाला प्रिंसिपल कहलाता है कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि ऑल द एक्सपेंसेस आर इक्वल टू द रेवेन्यूज़। मतलब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें वो कहता है कि हमारे जितने भी अ, मतलब कोई भी चीज़ हमने जो अर्न की है उसको अर्न करने के लिए हमने इन्वेस्ट भी किया है, ठीक है। हमारे सारे रेवेन्यूज़, हमारे सारे एक्सपेंसेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, और ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है हम एक चीज़ को यूटिलाइज करते जाते हैं और हम उसको राइट ऑफ करते जाते हैं। उसके अलावा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पर आपको एक चीज़ मिल जाती है उस टाइम पर हमने उसको रिकॉर्ड करना होता है, चाहे अभी उसकी पेमेंट हुई है या फिर नहीं हुई। ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जगह पर काम करती हूँ, मैंने सर्विसेज़ दे दी हैं। जब मैं सर्विसेज़ दे दूँगी इसका मतलब है कि उसकी एंट्री पास हो जानी चाहिए, चाहे मुझे उसकी सैलरी रिसीव हुई होगी या नहीं होगी। सैलरी तो मुझे 1 मंथ के बाद रिसीव होती है ना। तो ये कहलाता है रियलाइज़ेशन प्रिंसिपल, कि जिस टाइम पर आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको रिसीव हो जाता है, उस टाइम पर हम अपनी एंट्री पास कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल उसने यहाँ पर कोट की है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए एक ऑर्डर देता है मिस्टर बी को कि उसको कुछ गुड्स चाहिए। मिस्टर बी जो है वो गुड्स सेंड कर देता है 15 डेज़ के अंदर अंदर ही, ठीक है। और पेमेंट जो है वो मिस्टर ए करता है 10 दिन के अंदर अंदर। इस केस में हम जो एंट्री पास करेंगे एक, वो पहली एंट्री कब पास करेंगे, 15 डेज़ को। 15 डेज़ में वो इसलिए क्योंकि जिस टाइम पर रिसीट हो जाती है ऑर्डर की उसी टाइम पर हमने अपनी एंट्री पास करनी होती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए अपने माइंड में ज़रूर रखते हैं। उसके बाद है हमारे पास लिमिटेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो कि हमने क्लास में भी डिस्कस की थी। उसके अलावा यहाँ पर 2-3 हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली हमारी जो ड्रॉबैक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब है कि हमने 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 1 साल बाद ये डाटा बनाना होता है। लेकिन जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमें करंटली डाटा चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि मतलब मैंने अगर आज किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करना है तो मुझे आज का डाटा चाहिए, ठीक है। मैं 1 मंथ बाद या 1 साल बाद का वेट तो नहीं ना कर सकती, ठीक है। तो ये हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये रियल टाइम में नहीं होती। जब हमने फोरकास्टिंग करनी होती है या डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो हमें रियल टाइम बेस्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें रियल टाइम बेस्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। ये भी सेम टाइमलीनेस जैसा ही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं कितनी दफ़ा बनाते हैं, मंथ बाद, क्वार्टर बाद, सेमी एनुअली या फिर एनुअली। तो उस केस में हम जब एनालिसिस करने लगते हैं अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, तो उस केस में वो हमारे लिए प्रॉपर नहीं रहती। हमारे पास करंट डाटा हमें बाहर से मिल जाता है, ठीक है। हमें स्टेटमेंट्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद थर्ड वाला है फॉरवर्ड लुकिंग। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होती, ठीक है। इसमें पास्ट डाटा ही बार बार लिखा जाता है। लेकिन एनालिसिस के लिए तो हमें फॉरवर्ड लुकिंग डाटा चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंजर्वेटिज्म पर है, जो भी हमने रिसेंटली एक प्रिंसिपल पढ़ा है कि कंजर्वेटिज्म पर बेस करती है। उसके अलावा हमारी एक रिकॉग्नाइजेशन लैग होता है। लैग मतलब अ, एक टाइम पीरियड जो है वो एक गैप आता है हमारे डाटा में, ठीक है। एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन हुई होती है और हम जब उसको रिकॉर्ड करते हैं उसमें एक गैप या फिर लैग आ जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होती। हम प्रीवियस डाटा रिकॉर्ड करते हैं, करंट डाटा या फिर फ्यूचर डाटा के बारे में एनालिसिस नहीं कर सकते। बट डिस्पाइट ऑफ दीज लिमिटेशंस, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए।